Hello students, good morning to all of you. Class 12th Unit Chemical Kinetics. So let's start our new topic, that is integrated rate equation. आप लोगों ने लास्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था, हमने रेट इक्वेशन, रेट लॉ या फिर रेट एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था। अब उसी फॉर्म को हमने किस में लेके आना है, इंटीग्रेटेड की फॉर्म में। तो देखिए क्या कहता है कि एज वी नो द कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट इज कॉल्ड रेट इक्वेशन। हमें रेट इक्वेशन का पता है, जिसमें क्या करता है कि जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड अपॉन रहता है। बट इट इज नॉट ऑलवेज कन्वीनियंट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट। लेकिन कहता जरूरी नहीं है कि हमेशा जो ये चीज है, कंसंट्रेशन वाली जो बात हम कर रहे हैं, ये इतनी कन्वीनियंट हो कि हम उससे क्या फाइंड आउट कर सकें, इंस्टेंटेनियस रेट। सो मेजर्ड बाय द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट टी इन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। तो कहता आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट कैसे फाइंड आउट करते थे, जिसमें हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते थे, ठीक है, एट पॉइंट टी के ऊपर, और वो ग्राफ जो होता था वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में होता था। सो इट कॉज डिफिकल्टी टू डिटरमाइन द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कहता इस वजह से तो हमारे पास काफी डिफिकल्टी आ जाती है, परेशानियां होती है रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। सो टू अवॉइड द डिफिकल्टी, कहता अब इन परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। कि जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमने कई दिन पहले पढ़ी थी, उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। टू गिव रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा, दैट इज कंसंट्रेशन एट डिफरेंट टाइम एंड रेट कांस्टेंट। तो कहता उससे हमें क्या होगा, उससे हमें डायरेक्टली मेजर्ड एक्सपेरिमेंटल डाटा मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट कहता क्या होता है, डिफरेंट टाइम के ऊपर जो कंसंट्रेशन है हमें उसका पता चल जाएगा, और जो रेट कांस्टेंट होगा हमें उसका पता चल जाएगा, ठीक है। दोबारा देखिए एक बार फटाफट ये सारा। सबसे पहले उसने बताया कि जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड अपॉन करता है, और इस चीज को हम रेट इक्वेशन कहते हैं। फिर कहता है ये जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा कन्वीनियंट हो कि हम इससे इंस्टेंटेनियस रेट को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि हम वो कैसे निकालते थे, एक टेंजेंट को ड्रॉ करते थे एट टाइम टी के ऊपर, और वो जो ग्राफ होता था वो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में होता था। कहता उस वजह से हमारे पास डिफिकल्टीज आएगी कि हम रेट लॉ को और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो कहता इन परेशानियों से पीछा छुड़ाने के लिए हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो हमें डायरेक्ट मेजर हो जाएंगी, एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें मिल जाएगा कंसंट्रेशन का एट डिफरेंट टाइम के ऊपर और रेट कांस्टेंट। क्लियर। फिर कहता है हियर वी डिस्कस ओनली जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आपको पता ही है, हम केमिकल काइनेटिक्स में जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे पढ़ते हैं, तो इस चैप्टर में हम जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जिसका नाम ही कंफर्म करेगा। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, जीरो। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि किसी भी रिएक्शन है जो वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, कि उसके रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसकी जीरो पावर के, ठीक है। तो कंसिडर ए रिएक्शन, हमने एक रिएक्शन कंसिडर करी, उसमें कहता जो R है वो रिएक्टेंट है और जो P है वो हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो अब इस रिएक्शन का हम क्या निकालेंगे, रेट। तो रेट किसके इक्वल होगा, माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट R डिवाइड बाय dt। ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये है हमारी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन की फॉर्म। इस वजह से हमने d यूज किया है एज कंपेयर टू डेल्टा। या फिर कहता है इसको कैसे लिख सकते हैं कि इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट R की पावर 0, क्योंकि हमने अभी कहा है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर होगी वो कितनी होगी, 0 होगी,
ठीक है। उसके बाद एज एनी क्वांटिटी रेज टू पावर जीरो इज यूनिट, कि अगर किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर जीरो है तो उसका मतलब होता है कि वो टोटल चीज कितनी है हमारे पास, यूनिट है या वन है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, रेट ऐसे कैसे इज इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के, आर की पावर जीरो था तो हम कितने मानेंगे इसको, यूनिट यानी कि वन, तो हमने इंटू के इंटू क्या कर दिया, वन कर दिया। फिर कहता है इस इक्वेशन को अब क्या करेंगे, हम रीअरेंज करेंगे। कैसे, माइनस डी आर बाई डी टी था, अगर मैं इस डी टी को यहां से उठा के ऊपर लेके चला जाऊं यानी कि कहां पे, के पास, तो ये नीचे डिवाइड में था, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में, तो क्या बन गया, के डी टी। अब माइनस डी आर के आगे था तो हम इसको कहां ले लेते हैं, के आगे, तो क्या बन गई इक्वेशन कि डी स्क्वायर ब्रैकेट आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। क्लियर। फिर कहता है इंटीग्रेटेड बोथ साइड, इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन का मतलब एक छोटी सी फॉर्म से हमें उसकी कंप्लीट फॉर्म निकालनी है। तो डी आर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कंप्लीट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में। ठीक है, और जब माइनस के डी टी का करेंगे तो माइनस सेम रहेगा, जो के है वो कांस्टेंट है वो सेम रहेगा, डी टी है हमारा स्मॉल टाइम, तो ये जब इंटीग्रेशन होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, बिग टाइम में, जो कितना था हमारा, टी था। ठीक है, एक साथ में प्लस डाल के एक नई क्वांटिटी ऐड हुई है, दैट इज आई। ठीक है, ये कब हुई है, जब हमने इंटीग्रेशन किया, प्लस आई। तो आई होता क्या है, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो हमने ये इंटीग्रेशन किया है, इंटीग्रेशन का ही एक कांस्टेंट होता है जिसे हम आई बोलते हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाता है। यहां तक कोई डाउट किसी भी स्टूडेंट को। उसके बाद कहता एट टी इज इक्वल टू जीरो, जब कहता जो आपका स्टार्टिंग में टाइम था वो कितना था, मान लिया हमने जीरो था, तो उस दौरान जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की, कहता वो हम किसके इक्वल मान के चलेंगे कि आर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पैर में जीरो, या फिर नोट बोल देते हैं इसे। ठीक है, तो यानी कि जब टाइम जीरो था तो हमारे आर की जो स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन थी वो हमने कितनी मान ली, आर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके पैर में जीरो। कहता इस इक्वेशन को हम, इस जो हमने ये क्वांटिटी माननी है, इसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, किसकी, रिएक्टेंट की। क्लियर। फिर कहता है सब्स्टिट्यूटिंग इन द इक्वेशन 1, अब ये हमने जो आर की वैल्यू माननी है, कंसिडर करी है, इसको हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 कौन सी थी, जहां पे हमने क्या लिखा था, देख लीजिए बच्चे, ये है इक्वेशन 1 कि आर माइनस के टी प्लस आई, तो अब आर की जगह पे क्या आ जाएगा, आर नॉट, क्योंकि हमने क्या मानना है कि जब टाइम जीरो था तो वो इसके इक्वल हो गया। फिर माइनस के टी की वैल्यू अभी बताई कितनी है, जीरो, तो टी की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ पे, जीरो प्लस आई ऐसे का ऐसे। अब जीरो की के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो सारा ही जीरो बन गया, तो यानी कि आर जीरो किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ आई इन द इक्वेशन 1। अब हमारे पास इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो आई किसके इक्वल आता है, आर नॉट के, तो क्या मैं आई की वैल्यू को पुट कर सकता हूं दोबारा से, कहां पे, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या था वहां पे, आर माइनस के टी प्लस आई की जगह पे अब क्या लिख देंगे, आर नॉट। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, आई की जगह पे अब आर नोट। फिर कहता इस इक्वेशन को, जो ये आई है हमारी की आर इज इक्वल टू के टी प्लस आर नोट, कहता कंपेयर दिस इक्वेशन विद द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से जब कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप लोग मैथ में पढ़ते हो कि y इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एम एक्स प्लस सी। अब ये है हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो किस किस के बीच में है, टाइम और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जब टाइम जीरो है
तो कंसंट्रेशन देखिए कितनी है हमारी, हाई है बिल्कुल, ये हमारी हाई वैल्यू है। और इस हाई वैल्यू को हमने अभी क्या माना था कि R² ब्रैकेट और 0, या जिसे हम जब